हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे। और फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको जो है पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों को भी देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। द एटमॉस्फियर। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर क्या होता है कि जो एयर का एनवेलप होता है हमारी अर्थ के ऊपर, उसे कहा जाता है एटमॉस्फियर। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमॉस्फियर बिकम्स रेयर। तो जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर जो है वो रेयर होती है, मीन्स कम हो जाएगी। तो ये हमारी है अर्थ। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो एयर जो है हमारे ऊपर की तरफ क्या दिखेगी, रेयर दिखेगी, मीन्स कम दिखाई देती है। और अर्थ सरफेस जो होता है वहाँ पे एयर काफ़ी मात्रा में हमें दिखाई देगी। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, और एयर किससे बनती है तो मिक्सचर होता है कई सारे गैसेस का, जिसके नाम हमें पता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कई सारे गैसेस जो होते हैं उनके मिक्सचर से बना होता है हमारा एयर। देर आर सम अदर गैसेज टू इन दी एयर इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। बाकी के भी गैसेस होते हैं लेकिन वो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में होते हैं। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम एज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं उनको नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो कितने लेयर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे? 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। द लेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर कहाँ पे आएगा? 13 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर हमें क्या नज़र आएगा? ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे ये जो वाइट लाइन दिया है उसके बीच में से ये आपको दिखेगा ट्रोपोस्फियर। अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर अगर 13 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेगा ट्रोपोस्फियर, जो फर्स्ट लेयर होता है। द कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूसली। और ट्रोपोस्फियर में हमेशा हमें चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। तो चेंजेस मीन्स कैसे? जैसे कि रेनी सीजन होता है तो उस टाइम हमें क्लाउड्स दिखाई देंगी, तो वहाँ पे हमें सीजन में क्या होते हैं? चेंजेस दिखाई देते हैं। या फिर फॉग दिखाई देता है, विंड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? तो ट्रोपोस्फियर में होती है। दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसके कारण जो है लिविंग थिंग्स के ऊपर इसका अफेक्ट होता है। कैसे? जैसे कि अगर रेन होगी तो रेन हमें चाहिए, पानी उससे मिलेगा। या फिर यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये ट्रोपोस्फियर में होगा, जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या होता है? इसका अफेक्ट होते हुए हमें दिखाई देगा। द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इज रिसीव फ्रॉम दी सन। तो जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे क्या होता है? जैसे कि सन है तो सन की लाइट जो है अर्थ के ऊपर आती है, जो कि रिसीव होती है। अर्थ सरफेस क्या करता है? हीट को रिसीव करता है, जिसके कारण हमें अर्थ सरफेस के अराउंड जो एयर होती है ये क्या होती है? ज़्यादा गर्म होती है। एंड जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर जाएंगे, एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर। जैसे कि हम अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर जो है हमें ठंडी महसूस होंगी। लेकिन अगर अर्थ सरफेस के नियर एयर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी हॉट होती है, गर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे सन रे जो है वो रिसीव हो जाते हैं अर्थ में, इसके कारण। ऑलमोस्ट ऑल दी वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फियर इज कंटेंट इन दी ट्रोपोस्फियर। तो जो वाटर वेपर होती है, जैसे कि हमें पता है इवेपोरेशन के कारण जो भी वाटर बॉडीज़ होंगी वहाँ पे पानी जो है इवेपोरेशन के कारण वाटर वेपर बन जाता है, जो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे दिखाई देगा? ट्रोपोस्फियर में। दैट इज़ वाई ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना सच एज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन, फॉग, विंड्स एंड स्टॉर्म्स टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। तो जैसे हमने पहले देखा था कि ट्रोपोस्फियर्स में हमेशा जो चेंजेस होते हैं वो कंटिन्यूसली चालू होते हैं। वो किसके कारण होंगे? क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे जो नेचुरल फेनोमेनन है, वेदर रिलेटेड जो फेनोमेनन होते हैं वो हमें दिखाई देंगे। जैसे कि क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, उसके बाद रेन होता है, फॉग है, विंड से स्टॉर्म आता है। तो ये सारे चेंजेस हमें कहाँ पे दिखाई देंगे? ट्रोपोस्फियर में दिखाई देते हैं। द एयर ऑन हाई माउंटेन इज रेयर दैन द एयर नियर द अर्थ सरफेस।
तो अर्थ सरफेस के नियर एयर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हाई माउंटेन्स के ऊपर कम होती है, रेयर होती है, मीन्स कम होती है, क्योंकि हाई माउंटेन्स मीन्स क्या, सरफेस क्या होगा, अर्थ सरफेस से ऊपर होगा, हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे, इसके लिए वहाँ पे एयर जो है रेयर मीन्स कम होती है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर, और जो एरोप्लेन्स होते हैं काफ़ी फ्लाई करते हैं ट्रोपोस्फियर के हायर पार्ट में। देयर द एयर इज़ वेरी रेयर, वहाँ पर भी क्या होती है, एयर कम होती है। देयर फॉर अरेंजमेंट हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट पैसेंजर्स गेट इनफ एयर फॉर ब्रीदिंग, तो इसके लिए वहाँ पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। एरोप्लेन में ऑक्सीजन मास्क अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वहाँ पे लगाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ से एरोप्लेन फ्लाई होते हैं वहाँ पर भी क्या होती है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है ट्रोपोस्फियर और सरफेस, तो इसके बीच में जो है ऊपर का पार्ट है वहाँ पे क्या होते हैं, एरोप्लेन फ्लाई होते हैं, जहाँ पे एयर क्या होती है, कम होती है। इसीलिए किसी को भी ब्रीदिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले जो 5 लेयर्स आपको दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा दिया है, ट्रोपोस्फियर है यहाँ तक। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें दिखेगा स्ट्रेटोस्फियर का लेयर, देन उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेगा मीजोस्फियर, एंड लास्ट में दिखेगा हमें आइनोस्फियर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, तो ये है आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इस तरीके से आपको दिए हैं 5 लेयर्स जो कि एटमॉस्फेयर के हैं, जो डायग्राम में आपको दिया है तो ईजिली अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज द लेयर कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद 50 किलोमीटर अगर हाइट पे जाते हैं तो हमें कौन सा लेयर दिखेगा, स्ट्रेटोस्फियर दिखेगा। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज़ अ लेयर ऑफ ए गैस कॉल्ड ओजोन, तो स्ट्रेटोस्फियर में हमें लेयर दिखेगा ओजोन गैस का। ये ओजोन लेयर जो होता है ये क्या काम करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorbs them and protects the living world from those rays। तो देखिए कहाँ पे दिखेगा आपको ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर में। ये है हमारा स्ट्रेटोस्फियर यहाँ तक। तो देखिए ये है स्ट्रेटोस्फियर जिसमें लोअर की नीचे की तरफ आपको दिखेगा ओजोन लेयर। ये जो डार्क ब्लू कलर में दिया है ये है ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर क्या काम करता है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज है जो सन से आती है उनको एब्जॉर्ब करता है। जो भी अल्ट्रा वायलेट सनराइज आएंगी उनको अपने में क्या करता है, इस लेयर में क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण ये हार्मफुल रेज अर्थ की तरफ नहीं आते हैं, और जो लिविंग थिंग्स है उन्हें जो भी यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है या फिर जो हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखाई देंगे लिविंग थिंग्स के ऊपर, वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर। इसी के कारण जो है ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है सारे लिविंग थिंग्स का अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू वी सी द रेनबो। तो आपको रेनबो कहाँ पे दिखेगा, देखिए रेनबो भी एक तरीके का चेंज होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब रेनी सीजन होता है उस टाइम में हमें रेनबो दिखेगा। तो रेनबो कहाँ पे दिखेगा, हमें यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में दिखेगा, क्योंकि सारे जो चेंजेस होते हैं वो हमें ट्रोपोस्फियर में ही दिखते हैं, तो रेनबो भी ट्रोपोस्फियर में ही दिखेगा। सेकेंड वन आपको दिया है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स व्हेन दे क्लाइम माउंटेन्स that are more than 5000 मीटर high, what could be the reason for that। तो देखिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, जो कि माउंटेन्स कितने हाइट में है, 5000 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट होती है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो है एयर हमें दिखाई देती है, काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एयर जो है रेयर हो जाती है, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो माउंटेन क्लाइंबर जो है या फिर माउंटेनियर जब यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहाँ पे वो काफ़ी हाइट के ऊपर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे एयर कम होगी तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके कारण ही वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को साथ लेके जाते हैं, तो ये रीज़न आएगा। नेक्स्ट आपको दिया है अ न्यू वर्ड, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग, कि जो वाटर वेपर्स होती है उनको अगर हम कूल करेंगे तो फिर से पानी में क्या होती है, पानी के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन।
तो आगे ये वर्ड आपको काम आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है द वाटर साइकिल। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे दिया है कि वाटर साइकिल होता क्या है उसे हम देखेंगे, बाद में फिर से डायग्राम को देखेंगे। हाउ डज इट रेन, कि रेन कैसी होती है। वाटर ऑन द अर्थ इवेपोरेट्स कंटिन्यूसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, कि जो भी वाटर बॉडीज़ होंगी, जो भी वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस पे, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली इवेपोरेट्स होता है। इवेपोरेट का मीनिंग क्या होता है कि सन के हीट के कारण पानी जो है वेपर बन के कहाँ पे जाता है, उसके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं या फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो इवेपोरेशन का मीनिंग यहाँ पे आपको समझना है कि इवेपोरेशन क्या होता है, कि सन की हीट के कारण पानी की जो वेपर बनती है उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। Water that has percolate into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere। तो सिर्फ अर्थ सरफेस पे होने वाला पानी है उसका ही इवेपोरेशन नहीं होता है, जो वाटर सॉइल के अंदर पर्कुलेट होता है, मीन्स सॉइल के अंदर चला जाता है, उसका भी इवेपोरेशन होता है और वेपर फॉर्म होते हैं और एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाता है। As water vapor is lighter than air, it rises high up into the atmosphere। तो वाटर वेपर जो होती है वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो ये एयर में क्या होती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है एटमॉस्फेयर में। एज इट गोज हायर इट कूल्स एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जैसे ये वाटर वेपर होती है ये हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ जाने लगती है, और कंडेंसेशन होने के कारण, कंडेंसेशन क्यों होगा कि वहाँ पे ठंडी हवा उसे लगेगी, उसके कारण उसके फाइन ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं। The droplets are so small and light that they float in the atmosphere forming clouds। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं काफ़ी लाइट होते हैं, जिसके कारण ये फ्लोट होने लगते हैं क्लाउड्स में, जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उसमें फ्लोट होने लगते हैं। These small droplets join together and form bigger drops which are heavy। तो ऐसे स्मॉल ड्रॉपलेट्स से एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं और बिगर ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं जो कि काफ़ी हेवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। They cannot float। तो कोई भी लाइट थिंग जो होती है वो इजीली फ्लोट होती है, लेकिन जो हेवी थिंग्स होंगी वो फ्लोट होती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी वही होता है कि जो बिगर ड्रॉप्स है ये हेवी होने के कारण फ्लोट नहीं हो पाते हैं। सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ऐसे जो हेवी ड्रॉप्स है ये नीचे की तरफ, ज़मीन के तरफ आने लगते हैं रेन के फॉर्म में। तो अभी हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से रेन हमें दिखाई देती है या फिर पानी जो है रेन का हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि कोई ओशन होगा, रिवर होगा, जो भी वाटर बॉडीज़ है, तो यहाँ पे सन के हीट के कारण क्या होता है, ये पानी गर्म हो जाएगा और पानी की वाटर वेपर्स फॉर्म होने लगती है। और वाटर वेपर कैसी होती है, लाइट होती है। एयर जो हमें एटमॉस्फेयर में एयर जो होता है उससे जो वाटर वेपर है ये लाइट होती है, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगती है एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद जो है इसके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। अभी ये क्लाउड जब फॉर्म हो जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ है, जहाँ पे हमने देखा था कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर होती है वो हॉट होती है, और ऊपर की तरफ जो एयर होती है हाइट पे अगर हम जाएंगे काफ़ी ऊपर तो वहाँ पे कूल एयर होती है। तो जब ये वाटर वेपर से क्लाउड फॉर्म होते हैं तो उनको वहाँ पे कूल एयर लगती है, जिसके कारण कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन क्या होता है कि वाटर वेपर जो है उसे कूल हवा लगने के कारण, ठंडी हवा लगने के कारण फिर से वो पानी के फॉर्म में क्या होता है, दिखाई देता है, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर वेपर से यहाँ पे क्लाउड्स बन गए हैं इनको ठंडी हवा लगेगी, जिसके कारण वाटर वेपर जो है हमें फिर से क्या, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन ये ड्रॉपलेट जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो होते हैं एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे तो उससे क्या होते हैं, बिगर ड्रॉपलेट जो है फॉर्म होने लगते हैं। तो देखिए जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे तो ये ईजिली फ्लोट होते हैं क्लाउड्स में, लेकिन जब बिग ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेवी हो जाते हैं, और हेवी होने के कारण क्या होता है, ये ज़मीन के ऊपर रेन की फॉर्म में नीचे आने लगती है, जो कि हम बारिश कहते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होती है, ज़मीन पे बारिश होती है, तो इसे ही वाटर साइकिल कहा जाता है। तो ये आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डायग्राम देखा है तो आपको याद क्या रखना है कि सन के कारण क्या होता है, ये वाटर जो है इवेपोरेट होगा, इसकी वेपर्स बनेंगी, और वाटर वेपर बनने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होंगे जिसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स, उसके बाद स्मॉल ड्रॉपलेट जॉइन होकर बिग ड्रॉपलेट्स होंगे, और फिर जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के कारण जो है ये हेवी ड्रॉपलेट्स फिर रेन के थ्रू क्या आते हैं, नीचे आते हैं ज़मीन के ऊपर, और फिर से जो है इस तरीके से वाटर बॉडीज़ हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको एक तरीके का क्या दिखेगा, साइकिल दिखाई देगा कि
वाटर साइकिल को बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि किस तरीके से रेन होती है। पूरा जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे देख लिया। दिस रेन वाटर फ्लोज इंटू रील्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड फाइनली इंटू दी सी। तो रेन वाटर जो फ्लो होता है वो रील्स के थ्रू फ्लो होगा, उसके बाद रिवर्स होती है, ये फाइनली कहाँ पे जाके मिलते हैं, तो सी, ओशन जो होते हैं, समुंदर, वहाँ पे मिलते हैं। आइस इन द स्नो कवर रीजन आल्सो मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन टू फाइनली फ्लो इनटू रिवर्स। तो स्नोवी रीजन में जो आइस होता है वो भी जब समर सीजन आता है या फिर सनलाइट वहाँ पे आ जाएगा तो मेल्ट हो जाता है फाइनली, एंड रिवर्स फ्लो होने लगती है और ओशन में जाके मिलती है। दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल गो ऑन इन अ कंटिन्यूस साइकिल। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चालू ही रहता है, एक साइकिल की तरह। दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल इन नेचर, और इसे क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। द बायोस्फीयर, मेक एज लॉन्ग अ लिस्ट एज यू कैन ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि लिस्ट बनाना है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर में कौन से आपको लिविंग थिंग्स दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पे वाटर साइकिल हमने देख लिया है, तो वाटर साइकिल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से बारिश होती है। बारिश होने के बाद ये जो रिवर्स होती है या फिर बाकी की जो वाटर बॉडीज़ है, ये आखिर में आके मिलती कहाँ पर है, तो ओशन में आके मिलती है, और फिर से क्या होगा, यहाँ पे वाटर वेपर्स बनेगी, वाटर वेपर्स ऊपर जाके क्लाउड्स बनेंगे, वही क्लाउड्स का जब कंडेंसेशन होता है तो फिर से क्या होती है, यहाँ पे रेन होती है। तो ये कंटिन्यूसली जो है इस तरीके से साइकिल जो है चालू ही रहता है, इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि वाटर साइकिल किसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, देर आर इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन दी अर्थ। इन्यूमरेबल मीन्स क्या, कई तरीके के हमें लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट्स हो, कई सारे हमें दिखाई देते हैं। द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज। तो हर एक रीजन में ये जो लिविंग थिंग्स है हमें अलग अलग दिखाई देंगे। सम रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस वाइल अदर हैव अ हॉट क्लाइमेट। तो अर्थ के ऊपर हर जगह पे क्लाइमेट सेम है क्या, या रीजन जो होते हैं वो सेम तरीके के कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देंगे क्या, नहीं, हर जगह पे हमें डिफ्रेंशिएशन दिखाई देगा। कई जगह पे हमें आइस दिखाई देता है तो कहीं पे हमें हॉट क्लाइमेट दिखाई देता है। देयर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन अदर्स। तो कुछ जगह पे हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं तो कुछ जगह पे हमें प्लेन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं हर जगह पे। सम प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल वाइल अदर आर ड्राई डेजर्ट। तो कई जगह पे हमें रेनफॉल ज़्यादा दिखाई देता है, तो ऐसे कई रीजन होते हैं कि जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है। देर आर सॉल्टी सीज एंड ओशंस एंड ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक्स। तो कई जगह पे हमें सॉल्टी सीज एंड ओशन दिखते हैं, उनके साथ साथ फ्रेश वाटर के सोर्सेज भी हमें दिखाई देते हैं। द ओशन इज शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन द ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर्स डीप। अगर समुद्र के किनारे पे अगर हम देखेंगे तो जो कोस्ट रीजन में, तो हमें वहाँ पे पानी के अंदर का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें हाइट ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी किनारे की तरफ, लेकिन जैसे जैसे अंदर की साइड में अगर हम जाएंगे तो समुद्र काफ़ी डीप होता है अंदर की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे, वी सी अ ग्रेट वैरायटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहैबिट दिस डिफरेंट रीजन। तो हर एक रीजन में जो भी क्लाइमेट होता है, जैसा टेम्परेचर होगा, जैसे रेनफॉल होगा, उसी तरीके से लिविंग थिंग्स भी वहाँ पे होते हैं। उसी तरीके के ट्रीज़ आपको दिखाई देंगे, प्लांट्स दिखाई देंगे, उसी तरीके के एनिमल्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि वहाँ पे क्या होते हैं, इनहैबिट, मतलब वहाँ पे रह सकते हैं। द पोलर बियर इज सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलर रीजन्स। तो पोलर बियर हमें हॉट क्लाइमेट में दिखाई देगा क्या, नहीं, वो वहाँ पे रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे दिखता है, स्नो बाउंड पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसे जो क्लाइमेट है वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है या फिर ठंडी का जो रीजन है, जो आइस वहाँ पे होती है, उसी में वो अच्छे से रह पाएगा। जेब्राज आर फाउंड इन अफ्रीका एंड कंगारूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। दीज एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन्स। तो पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर तरीके के ही एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, अदर रीजन में वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। एलिफेंट्स एंड लायंस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हॉट क्लाइमेट। प्लांट्स इन ऑल दिस डिफरेंट रीजन आल्सो शो अ ग्रेट वैरायटी। तो जैसे कि एनिमल्स हमें डिफरेंट दिखाई देंगे, उसी तरीके से प्लांट्स में भी हमें वैरायटी दिखाई देती है। दिस वैरायटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज डिफरेंट रीजन्स। तो इस तरीके के अलग तरीके के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वहाँ के एनिमल्स एंड प्लांट्स में, अलग अलग रीजन्स में।
Many different kinds of plants, animals and microorganisms are found everywhere on the earth. तो इसी तरीके के अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमें अलग अलग दिखाई देते हैं ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर, जैसे कि हर जगह पे दिखाई देंगे. लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर, hydrosphere and atmosphere. They also interact with these spheres. This living world constitutes the biosphere. तो ये जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि हमें वो पानी में भी दिखाई देंगे, ज़मीन पर भी दिखाई देते हैं एंड हवा में भी दिखाई देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन दी अनदर. दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ, लिव एंड डाई. तो सारे जो एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एंड दे डिपेंडेंट ऑन द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. हर एक जो स्पीयर है अर्थ के उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं. एंड द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ, लिव एंड डाई. तो बायोस्फीयर में ये लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, जिंदा रहते हैं एंड उसके बाद मरते ही बायोस्फीयर में ही. तो ये हमें याद रखना है. नेक्स्ट पेज पे देखेंगे व्हाट वी हैव लर्न. तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, द अर्थ क्रस्ट एंड अ स्मॉल हार्ड पोर्शन ऑफ द लेयर अंडर इट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर क्या होता है, ज़मीन का पार्ट होता है जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड वाइल 2/3 इज कवर्ड विद द वाटर. तो 1/3 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का है एंड 2/3 पार्ट जो है पानी का है. सरफेस वाटर, आइस ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, पूरा जो वाटर है, वाटर बॉडीज है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आएगा. द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या आएगा, एयर. द वाटर साइकिल ऑन अर्थ गोज ऑन कंटिन्यूसली. द ओजोन गैस इन द स्ट्रेटोस्फीयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेज. कौन से रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम देम. तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट से सारे लिविंग थिंग्स का प्रोटेक्शन करता है. लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, hydrosphere as well as atmosphere. Living things and all the parts they occupy are together called the biosphere. तो आई थिंक स्टूडेंट आपको जो है पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए.